इंडिया गठबंधन की वो इस बार उपचुनाव में आंधी चल पड़ी है और पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया गया है। सुपड़ा साफ कर दिया गया है और ये जो आंधी चली है, इस आंधी में बड़े बड़े सुरमा उखड़ गए हैं, ढह गए हैं, किला ढह गया है और बीजेपी यहां पर अपनी साख पूरी तरह से गंवाती हुई नजर आ रही है। और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पर झटका है और बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह पर बीजेपी के लिए बुरी खबर यहां से निकल करके सामने आ रही है और तगड़ा झटका यहां पर लगा है। बिल्कुल। देखिए, एक और खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि हमीरपुर से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जीत महज दर्ज की है, क्योंकि आप अगर जीत का अंतर देखेंगे तो आप उस अंतर को सोचेंगे कि यह भी कोई जीतना हुआ। 1571 वोटों से बीजेपी के आशीष शर्मा चुनाव जीत गए। सोचिए, केवल 1571 वोटों से चुनाव जीते हैं, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी 9000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं। वहां बीजेपी के प्रत्याशी महज 1500 वोटों से जीतते हैं। तो ये जो स्थिति है, मैं आपको ये बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर जीत का अंतर कम रह जाता है और उससे अगर बीजेपी एक आध सीट निकाल कर भी ले जाती है तो वो जीत में जीत नहीं हो, वो तो हार से भी बुरी जीत होगी। सोचिएगा, अब हमीरपुर से एक सीट तो बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है, चलिए जनता ने थोड़ा सा रहम खा लिया कि एक सीट दे देते हैं, लेकिन सोचिए अभी भी इन 13 सीटों में से 2 सीटों पर जीत क्लियर हो चुकी है। पंजाब की जालंधर, जहां आम आदमी पार्टी जीती, सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी 13 से जीती और हमीरपुर से बीजेपी जीत गई है। इन 3 सीटों में से 2 सीट अभी भी इंडिया गठबंधन के पाले में है। एक सीट ही केवल और केवल बीजेपी जीत पाई है और बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस आगे है, मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए है। यहां तक कि रुपौली में भी निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी या एनडीए का खाता वहां भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और रही बात उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर 4 की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो ये जो, और सोचिए कि मध्य प्रदेश, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी उपचुनाव में जनता ने गचका दे दिया है बीजेपी को और 7500 वोटों से कांग्रेस को आगे कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत बना रखा है। धर्मेंद्र, तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। हमीरपुर की आप बात कर रहे थे, तो हमीरपुर एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कम से कम अनुराग ठाकुर को एक संजीवनी मिली है, क्योंकि हमीरपुर से आते हैं अनुराग ठाकुर, तो उनके लिए एक संजीवनी मिली है कि कम से कम उनकी जो मंत्रालयों को लेकर के अभी भी जो एक उनकी रस्साकसी चल रही है, तो कम से कम उसमें वो टिक पाएंगे। लेकिन सवाल सीधा सा है कि नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों नहीं लोगों में विश्वास पैदा कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि आप तीसरी बार की सरकार जरूर बना रहे हैं, लेकिन नीतीश और आप ये कहें कि नायडू अगर साथ में नहीं होते तो हो सकता है कि फिर खेल खत्म हो जाता। नीतीश और नायडू अगर साथ नहीं दिए होते तो अब तक नरेंद्र मोदी जी का आप ये कह सकते हैं कि सुपड़ा साफ हो चुका होता केंद्र से भी। लेकिन नीतीश और नायडू तो जनता के हाथ में नहीं थे, क्योंकि वो पहले इस खेल हो चुका था। लेकिन अब जो चीजें यहाँ पर जनता के हाथ में थी, उसमें जनता ने एक तरफा पूरी आंधी चला दी है, पूरी आंधी। देखिए, ये जो महीने हैं, ये महीने मूसलाधार बारिश के होते हैं। ये जो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में आंधी नहीं चलती है, मूसलाधार बारिशें होती है। आंधी जो है वो चलती है अप्रैल मई में, और बड़ी बड़ी आंधियां जो है उस वक्त में चलती हैं, बारिश से पहले का जब आंधी का मौसम रहता है। लेकिन इस बार अब तो मूसलाधार बारिश होनी चाहिए थी बीजेपी के लिए। बीजेपी ये सोच करके चल रही होगी कि कम से कम सरकार में है तो लोगों को एक ये लग रहा होगा कि, और मोदी जी जिस तरीके से अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे थे और जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया कि ये हिंदू वाले बयान, ये सब बयान। लेकिन आप देखिए, ज्यादातर सीटें मैक्सिमम 90% सीटें ऐसी हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक वोटरों ने हार जीत को तय किया है। और यहाँ पर ये हार जीत सीधे तौर पर ये बता रही है
कि बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको लोगों ने नकार दिया है। तो ये आंधी चली है। देखिए, अगर कहीं पर उलटफेर होता है एक दो सीटों का, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, कुछ अलग कारण रहे होंगे या कुछ स्थानीय तौर पर जो है वो चीजें बदल गई होंगी या कोई और तो उसके लिए कारण गिनवा दिए जाते हैं। लेकिन जब आंधी चलती है तो उसका कोई कारण नहीं होता है। आंधी का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, आपके खिलाफ लोगों की एक नाराजगी है। बस सिर्फ एक ही कारण होता है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। और ये जो आंधी यहाँ पर इस वक्त में दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। और ये बड़ा झटका अब बीजेपी के ऊपर वाकई बहुत भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। और नालागढ़ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस छठे राउंड में 4137 वोटों से बढ़त बना चुकी है। यानी कि 3 सीटों पर उपचुनाव, और जिनमें से 2 पर नतीजे आ चुके हैं। एक कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली बड़े मार्जिन के साथ, और एक बीजेपी ने अपने खाते में कर ली छोटे मार्जिन के साथ। और तीसरी सीट नालागढ़ पर कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बना ली है 4000 प्लस वोटों के साथ। नालागढ़ में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। और अभी छठे राउंड की गिनती चल रही है। सोचिए, अभी और तमाम राउंड हैं, 13 राउंड की गिनती है, तो अभी 7 राउंड और हैं, और उनमें कितनी बढ़त बनेगी, क्योंकि ये जो अंतर है 4000 वोटों का, इसको पाट पाना भी इतना आसान नहीं होगा। ये अंतर एक बड़ा अंतर है विधानसभा के लहजे से अगर आप इसको देखेंगे, उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो। और ऐसे में कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ अब जुटना शुरू हो गई है। नालागढ़ में भी जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता 4000 वोटों के साथ जैसे ही बढ़त बनाई, इस वक्त तो इंडिया गठबंधन ट्रेंड कर रहा है। इंडिया गठबंधन ट्रेंड कर रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने कल ही एक फैसला लिया कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे। और आज देखिए, लोगों के हाथ में जो है वो आप उससे नहीं छीन सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने सत्ता के हिसाब से जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जो भी दिन बनाना चाहे, जो भी आप करना चाहे आप करिए, लेकिन लोगों का मन आप नहीं बदल पा रहे हैं। ये यहाँ पर मोहर लगा रहा है। और इंडिया गठबंधन इस वक्त में ट्रेंड कर रहा है। और सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन का दबदबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस वक्त में आगे है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक बात और समझनी होगी, सरकार भले से सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 25 जून को वो संविधान हत्या दिवस मनाएगी, लेकिन जनता भी इस बात को समझती है कि आखिर ये दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, नियत क्या है। इस बात को जनता भी बड़े अच्छे तरीके से समझती है। और इसीलिए, क्योंकि उसके पीछे की नियत अगर आपकी खराब है तो जनता आपसे नहीं जुड़ेगी। आप ये तो बता रहे हैं कि उस दिन संविधान की हत्या हुई, आप ये तो बता रहे हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ, इसलिए हम इसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इस पर जवाब दिया वो ज्यादा भारी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से तो हर दिन संविधान की हत्या की जा रही है। आप मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर में 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, सैकड़ों से ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है बलात्कार करने के बाद। क्या वो संविधान की हत्या नहीं है, या वो आपको नजर नहीं आता? एक चीज इसमें और भी टटोलनी होगी कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जो 365 350 सीट देकर के माहौल बना रहे थे, वो लोकसभा चुनाव के बाद भी कहीं नजर नहीं आए। और अब विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं या अलग अलग सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर इसके बाद में भी कहीं पर जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि जिन लोगों को भी आगे किया गया, जिन लोगों को मैदान में उतारा गया, वो सब लोग इस वक्त में रणछोड़ दास बन गए हैं, मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी की कोई प्रतिक्रिया, इस वक्त मैं चेक कर रहा था, किसी की कोई प्रतिक्रिया इस वक्त में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी से साफ है कि बीजेपी इस वक्त में पूरी तरह से यहाँ पर लचर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक बात और इसमें समझनी होगी कि राजनीति में स्वीकार्यता होना बड़ा आवश्यक है। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात किसी भी नेता के लिए, राजनेता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद जब वो इमरजेंसी हटी, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि ये हमारी गलती रही। सोचिए कि एक नेता इस बात को स्वीकार कर रहा, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। राहुल गांधी ने खुद कई बार इस गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी दादी की ये गलती थी, कांग्रेस पार्टी की ये गलती थी कि इमरजेंसी को लगाया गया।
सोचिए अगर तमाम नेता, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के और तमाम नेता अगर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनसे गलती हुई, तो फिर जनता भी इतनी दयालु है कि वो माफ कर देती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और कह दे कि भैया मुझसे गलती हुई थी, तो सोचिए उससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन क्या मणिपुर पर बीजेपी बोलेगी कि वो उसकी गलती रही? जबकि बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री मणिपुर के ये कह चुके हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फेल रहे इस हिंसा को रोकने में। अगर वो चाहते तो इस हिंसा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं, इसलिए वो रोक नहीं पाए। एक साल पहले की आप तस्वीर को याद कीजिएगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने जा रहे थे। उन्हीं का एक कार्यकर्ता उनके हाथ से इस्तीफा छीन लेता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है। उस दिन के बाद ना तो वीरेंद्र सिंह को कोई प्लेन कागज मिला, ना उन्हें कोई पेन मिला ताकि वो दोबारा से उस इस्तीफे को लिख पाते और दे पाते केंद्र सरकार। एक मैं जो है वो आपको बहुत बड़ी और अपडेट दे रहा हूं। जो धार्मिक जो है वो विधानसभाओं की या क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, उसमें हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा की सीट है। हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा की सीट कांग्रेस यहां पर 27,717 वोट प्राप्त कर चुकी है। आगे चल रही है कांग्रेस हरिद्वार मंगलोर विधानसभा सीट पर, और बसपा यहां पर 17,117 और बीजेपी यहां पर 25,615 जो है 652 वोटों के साथ में दूसरे नंबर पर है। हरिद्वार में भी कांग्रेस अपना झंडा गाड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देखिए कि बड़ा जो है वो उलटफेर है। धर्म की राजनीति जो चलाई गई, वो धर्म की राजनीति धराशायी होती हुई यहाँ पर बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है और पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ में भी भाजपा 12,544 वोटों पर है और कांग्रेस यहाँ पर 15,940 वोटों पर है। यानी 3,500 वोटों की बढ़त यहाँ पर बद्रीनाथ के अंदर भी है और हरिद्वार में भी कांग्रेस करीब करीब 2,500-3,000 वोटों से हरिद्वार के अंदर भी आगे है। तो यानी जो धार्मिक क्षेत्र है वहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और आप मत भूलिए कि हरिद्वार तो अभी बहुत सारे लोग जाएंगे, कावड़ का समय रहता है, भोले की जो नगरी है। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भोले का तस्वीर दिखाई थी लोकसभा के अंदर, शायद हो सकता है कि उसका भी मैसेज गया है। लेकिन दोनों धार्मिक क्षेत्रों में, बद्रीनाथ में और हरिद्वार में, दोनों धार्मिक क्षेत्रों में बीजेपी पिछड़ गई है। दोनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस आगे। बिल्कुल, देखिए जब 2014 में बीजेपी आई थी और वो जिस तरह से नैरेटिव को सेट करती थी, जनता उस पर यकीन कर लेती थी, या फिर एडिटेड वीडियो जिस तरह से वो अपलोड करती थी, जनता उस पर भी भरोसा कर लेती थी। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, अब वो नैरेटिव को भी समझती है, वो एडिट वीडियो को भी समझती है और इसीलिए वो बहकावे में नहीं आती। में देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी का बयान है, आपके स्क्रीन पर है। मैं इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। मुख्यमंत्री का अपना काम है, देहरा के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी और निर्वहन करेंगे। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी वो सामने आई है, कमलेश ठाकुर जो है इनका नाम है, और कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई और यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, आधिकारिक तौर पर जीत दर्ज कर ली है। और उसके बाद में उनकी पत्नी का बयान यहाँ पर निकल करके सामने आया है। बिल्कुल, तो देखिए मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जनता इन बातों को समझने लगी है, तो लोकसभा के भीतर भी किस तरह से राहुल गांधी के बयान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन धर्म नगरियों की जनता ने ही ये बता दिया है कि अपमान कौन करता है। इसके साथ साथ पंजाब से भी आम आदमी पार्टी के नेता हरभजन सिंह का बयान आया है और उन्होंने, ये हरभजन सिंह क्रिकेटर नहीं है, ये वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी खैर आम आदमी पार्टी के ही नेता, राज्यसभा सांसद है। लेकिन इन्होंने कहा है, हरभजन सिंह, इन्होंने कहा कि मैं जालंधर वेस्ट के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जनता ने तो 2022 में ही आम आदमी पार्टी को जिता दिया था, लेकिन लोग यहाँ पर खुश थे। जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी का विधायक जीता था, लेकिन विधायक शीतल सिंह ने पार्टी के साथ में बहुत बुरा किया और जनता के साथ में बुरा किया। यानी जो आप पार्टी बदल करके गए थे, दल बदलू बन करके गए थे, दल बदलुओं को यहाँ पर लोगों ने नकार दिया।
ये यहाँ पर साफ मैसेज है, सीधा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए अगर आप जनता के मतदान का अपमान करेंगे तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। आपको जनता ने मतदान दिया है आप पर भरोसा करके, आपकी बातों पर भरोसा करके, आपके पीछे जो पार्टी खड़ी है उस पर भरोसा करके। अगर आप जनता के उस मतदान का, जनता के उस भरोसे का, जनता के उस विश्वास का अपमान करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो फिर जनता आपको भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से पंजाब की जनता ने शीतल पर भरोसा किया, जिस तरह से पंजाब की जनता ने शीतल को अपना मतदान दिया और उन्हें जीत दिलाई कि हाँ ये हमारी अब समस्याओं को सुनेगा, और ये हमारी इसके साथ साथ 1 मिनट के लिए आपको और रोकूंगा। 13 विधानसभा सीटों पर इस वक्त में उपचुनाव के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है और 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। भाजपा सिर्फ 1 सीट पर आगे है। डीएमके एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही थी, एक ही सीट पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही थी, एक ही सीट पर आगे है। जेडीयू एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी, एक ही सीट पर जो है वो आगे है। तो यानी बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी, और आपके स्क्रीन पर इस वक्त में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का लेटेस्ट आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए अलग अलग सीटों पर कौन कौन सी सीटों पर कहां पर आगे है, मैं आपको बता रहा हूं। हिमाचल की देहरा, नालागढ़ सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलोर सीट, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ पर उलटफेर हो गया है, बड़ा उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल की रायगंज राणाघाट सीट, यहाँ पर भी कांग्रेस टीएमसी आगे चल रही चारों सीटों पर। पंजाब के जालंधर पश्चिम की सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बिहार की रुपौली में जेडीयू इस वक्त में फिर से आगे हो गई है। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर भाजपा आगे चल रही है। और तमिलनाडु के विक्रमंडी सीट पर डीएमके इस वक्त में आगे चल रही है। तो ये आंकड़े, ये चीजें, ये तथ्य निकल करके जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर आप देख सकते हैं। बीजेपी को बहुत परेशान यहाँ पर इन आंकड़ों से जो है वो आप तो ये समझिए कि बहुत परेशानी बीजेपी के लिए आ गई। बिल्कुल। और पंजाब की जालंधर सीट से जो बड़ी खबर आ रही है कि 37,325 सीटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। भगत ने जीत दर्ज कर ली है। और देखिए इस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि 30,000 वोटों से वो आगे चल रहे थे और इस खाई को पाट पाना अब किसी दूसरी पार्टी के लिए या दूसरे प्रत्याशी के लिए आसान नहीं था, और वो होता हुआ भी नजर आया। 30,000 का अंतर था और वो अंतर बढ़कर 37,000 का हो गया। 33,000 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अगर आप जनता के भरोसे को तोड़ेंगे तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से शीतल को जनता ने भरोसा किया, जनता ने उसको जिताया और कहा कि अब आप हमारे लिए काम कीजिए, हमारी समस्याओं को सुनिए। लेकिन शीतल ने क्या किया जालंधर में? उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और चले गए बीजेपी में शामिल होने, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। तो जनता ने कहा कि हमारा मतदान, हमारा भरोसा, और हम आपको कुर्सी दे रहे हैं और आप अपने मजे के लिए, अपने फायदे के लिए पाला बदल लेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। जनता के अधिकारों का हनन, जनता के मतदान का हनन या उसका अपमान करना अब आसान नहीं होगा। वो दौर गुजर चुके हैं, वो जमाने गुजर चुके हैं जब राजनेता के पीछे भीड़ चलती थी, जब राजनेता जिस ओर मुड़ जाता था उस ओर भीड़ मुड़ने लगती थी। अब वो समय निकल चुका है। अब जनता समझदार है। अब जनता ये समझने लगी है कि आखिर उसकी समस्याओं पर बात कौन करेगा, उसके लिए विकास कौन करेगा, उसको रोजगार कौन देगा, उसको नौकरियां कौन बांटेगा। अब जनता इन बातों को जानती है और इसीलिए अगर आप जनता के साथ धोखा करेंगे, अगर आप उसके मतदान का अपमान करेंगे, तो जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आप बीजेपी के पास में जो बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी थी, वो बीजेपी की यूएसपी थी कि वो धर्म के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बना करके रखती थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बीजेपी को पटकनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी हर धर्म के वो जो धार्मिक सीट है वहां पर बीजेपी हार रही है। तो बिल्कुल सीधा मैसेज है, बिल्कुल सीधा मैसेज है कि बीजेपी यहाँ पर अपने आप को जो है वो बचा नहीं पा रही है। बीजेपी किसी भी तरीके से जो है वो
खेल जो है वो यहाँ पर बना पाने में कामयाब नहीं हो रही है। और बीजेपी की अगर फेवरेट पिच, उस पिच पर ही बीजेपी अगर हार जाती है तो फिर आप ये सोच करके चलिए कि बीजेपी के पास में आगे फिर बचा क्या। ये बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। और देखिए, व्यूवर से भी हम यही कहना चाहेंगे, दर्शकों से, कि आप इन नतीजों से, जो नतीजे आ रहे हैं या जो रुझान अभी नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर आप क्या समझते हैं वो भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम ये भी समझ सके कि आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, आप इनसे क्या मायने समझते हैं, वो भी आप हमें लिखकर भेजिएगा। साथ ही जिस बात को लेकर मैं कह रहा था, वो बात भी बीच में अधूरी रह गई थी कि राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, लोकसभा का जो बयान उनका था, और कहा गया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। अब देखिए, बद्रीनाथ में बीजेपी पीछे हो जाती है, हरिद्वार की मंगलौर सीट पर बीजेपी पीछे हो जाती है, हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी हारती हुई नजर आती है। एक पर तो हार ही चुकी है, एक पर जीती तो उसमें मार्जिन बहुत कम, और तीसरी सीट पर भी, नालागढ़ पर भी, बहुत पीछे चली जाती है। तो अब जनता ये बता रही है कि अपमान किसने किया है हिंदुओं का। जनता ये समझा रही है कि अगर आप उलट सुलट करके बयान को हमें सुनाएंगे तो अब हम समझते हैं कि क्या एडिट हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। किसने जनता का अपमान किया, किसने मतदान का अपमान किया, किसने हिंदुओं का अपमान किया, किसने भगवान का अपमान किया, इस बात को जनता बखूबी समझती है और इस उपचुनाव में उस बात का जवाब दे रही है। आप राम भक्त होंगे बहुत बड़े, लेकिन अगर आप ढिंडोरा पीटेंगे और दूसरी तरफ असलियत समझ में आएगी कि पहली बारिश में राम प्रभु रामलला पानी में डूब रहे हैं, बारिश के पानी में भीग रहे हैं, तो टेंट और इस आलीशान मंदिर में फिर फर्क क्या? फिर अपमान किसने किया राम का? फिर हिंदुओं का अपमान किसने किया? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे, आप इस अपमान पर माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर जनता अपने मतदान से आपको सबक सिखाएगी और जवाब देगी। धर्मेंद्र, तो देखिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो मैसेज है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मैसेज को पकड़ नहीं पा रही। ये साफ बिल्कुल सीधा मैसेज है कि आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी। आपको आप वो हिंदुत्व वाली राजनीति, अब देखिए जो राहुल गांधी के बयान का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लोगों में उसकी चर्चा भी नहीं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया। शंकराचार्य ने फिर उस पर अपनी मोहर लगा दी, तो फिर वो बात वैसे भी टिक नहीं पाई, चिपक नहीं पाई। और अब आप पुरानी चीजें निकाल करके ला रहे हैं, पिछले 50 साल पुरानी चीजें निकाल करके ला रहे हैं। वही चीज जो है वो लोगों को यहाँ पर पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, और लोग उस चीज को सिरे से नकार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये चीज तो ठीक नहीं है, ये बात तो ठीक नहीं है कि आप जो ये यहाँ पर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आपको जो है इसको बदलना चाहिए। और यही बात जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर एक सीधा साफ साफ मैसेज वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। ये साफ हो गया है। और इससे कहीं ना कहीं जो मैसेज यहाँ पर गया है, वो मैसेज आप देख रहे हैं, वो मैसेज आप समझ पा रहे हैं। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है बीजेपी के लिए कि अगर अभी भी बीजेपी नहीं संभली, अगर मध्यावधि के चुनाव होते हैं, तो फिर आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। इन चुनावों से कहीं ना कहीं बीजेपी के उन लोगों को भी झटका लगा होगा जो ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने संविधान के नाम पर झूठ बोल करके इतनी सीटें हासिल कर ली है। लेकिन आज जो ये यहाँ पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, जो देश भर से मोहर लगी है, वो ये बता रही है कि झूठ का नैरेटिव नहीं, बल्कि कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो सच का नैरेटिव था। लोगों ने उसको स्वीकार किया और लोग कांग्रेस के साथ में अब हैं, लोग बीजेपी के साथ में नहीं है। आप ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता कि तो फिर क्या ये संभव है कि हरिद्वार की सीट पर कांग्रेस जीत पाती? क्या ये संभव है कि बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस जीत पाती? क्या ये संभव है कि हिमाचल में 2 सीटें वहां पर कांग्रेस जीत पाती? ये संभव नहीं था अगर लोगों को विश्वास नहीं होता तो, क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती है। और अगर असलियत में कोई नैरेटिव ऐसा खड़ा किया गया है, असलियत में अगर कोई लोगों के मुद्दों की बात कोई कर रहा है, तो लोगों को पसंद आती है। राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिल मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के साथ में जा रहे हैं, तो वो लोगों को जो है पसंद आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका नतीजा है कि कांग्रेस यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस है ना, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, और बीजेपी सिर्फ एक सीट पर इस वक्त में आगे है। ये अपने आप में बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि नरेंद्र मोदी नहीं संभले तो वाकई खत्म हो जाएंगे।
ये बिल्कुल साफ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो बात हमने कही थी कि दर्शक भी ये बताए हमें कि वो क्या समझते हैं, तो एक दर्शक ने लिखा है कि मोदी जी मणिपुर पर कब बोलेंगे। देखिए इस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि वो बोले और कुछ समाधान उसका निकाल कर दें कि मणिपुर पर समाधान क्या होगा। लेकिन अभी मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब वो ये बात तो वही बता सकते हैं, बीजेपी के लोग बता सकते हैं कि आखिर कब बोलेंगे। देखिए ये विधानसभा के जो चुनाव है, हम्म, ये विधानसभा के चुनाव बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि आपको लोगों के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप कहां पर किस चीज पर कितने कामयाब हैं। बिल्कुल ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, और अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर आप अपने घर बैठिए। बिल्कुल। तो लोग घर बैठा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है कि हम लगातार देख रहे हैं पेपर लीक का मामला, और उसके बाद कांग्रेस की चुप्पी पेपर लीक पर, या फिर बीजेपी की माफ कीजिए, बीजेपी की चुप्पी, और उसके बाद सरकार का सीधे तौर पर यह कह देना कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है। क्या इसका भी एक बड़ा असर जनता पर पड़ा है और उसी का शायद ये नतीजे हों? देखिए हम जो बात कर रहे थे कल परसों, तो उसमें बीजेपी के ही सांसद राव इंद्रजीत कह रहे थे कि इसमें अगर कुछ नहीं किया तो लोगों की जो आस्था है सरकार पर वो उठ जाएगी, और वही हुआ है। अब आप कितने लोगों को चुप करेंगे, कितने लोगों को आप ये बताएंगे कि भाई ये तो या किसी और के मोहरे हैं, या किसी और के माउथ पीस बन गए हैं, या किसी और के नाम पर बोल रहे हैं। कितने लोगों को आप ऐसे कहकर के नकारने का काम करेंगे। सीधा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आप नहीं बचा पा रहे, आप नहीं बचा पा रहे हैं अपनी साख को। पूरी तरह से आप जो है वो यहाँ पर आपकी जो साख थी उस पर बट्टा लग चुका है। ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, और बीजेपी नहीं, जितना देर से इसको समझेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। आप नीट के ऊपर नहीं बोले, अगर आप रद्द कर देते तो हो सकता है नीट पर जितनी छिछल इधर हुई बीते 1 महीने के अंदर, क्या उसका असर नहीं पड़ा होगा इन विधानसभा चुनाव पर। मुझे लगता है कि जो ऐसा कहता है उसको शायद पब्लिक के नब्ज के बारे में पता ही नहीं। हर किसी को जो है फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। और खास तौर पर ये जो 5 सीटें जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहां पर तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना वैसे ही मुश्किल काम है कि आप पहाड़ों में अपना खुद का सर्वाइव करेंगे या बच्चों के लिए सर्वाइव करवाएंगे। तो ऐसे में लोगों के लिए बिल्कुल साफ सीधा संदेश है कि लोग नहीं चाहते थे जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने वो जबरदस्ती वो राजनीति की, और इसलिए आपका यहाँ पर बंटाधार हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस बंटाधार की कोई बड़ी वजह नहीं है। और ये देखिए डिक्लेयर हो गया है, जालंधर में आम आदमी पार्टी जीत गई है, डिक्लेयर हो गया है ये। और अब एक एक करके तमाम सीटों पर, अब 1 बजने जा रहे हैं, एक एक करके तमाम सीटों पर आप ये मान करके चलिए कि स्थिति अब जो है साफ होती चली जाएगी। और अब जीत का सर्टिफिकेट लेकर के उम्मीदवार बाहर निकलेंगे, और अलग अलग सीटों पर ये जो जीत का सर्टिफिकेट लेकर के उम्मीदवार बाहर निकल रहे हैं, ये उनकी जीत का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि इस बात का सर्टिफिकेट है कि बीजेपी अपनी राजनीति अगर नहीं बदलेगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। और इन चुनावों ने बिल्कुल सीधा साफ संदेश दिया है